अकाउंटिंग के चाहने वालों के लिए IFRS का चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और IFRS एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो जी हाँ, हम 2024 में आ चुके हैं और 2024 में ये दो मेजर चेंजेस आपके सामने आपको नजर आएंगे। एक तो IFRS 18 आ रहा है जिसका नाम है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि IAS 1 को समझ लो रिप्लेस करेगा। बहरहाल आज की इस डिस्कशन में IFRS 18 पे बात नहीं करूंगा, मैं असल बात IFRS 19 पे करनी है। सेकेंड एक स्टैंडर्ड और आ रहा है IFRS 19, इसका नाम है सब्सिडरीज विदाउट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जनाबे वाला इसके अंदर क्या कहानी है, देखें ये पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी अपनी खुद की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देती थी पास्ट में। तो अब दुनिया एक ऐसी तरफ जा रही है, मैं एक आर्टिकल भी आपको रेफर करूंगा जो हमारे ACCA global.com पे ACCA की वेबसाइट पे आया हुआ है, उसका नाम है बिन द क्लटर, कि यार ये जो इतनी एक्सेसिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है इससे जो प्रिपेयरर्स हैं, जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं वो भी तंग आ जाते हैं और फिर इतना ओवरवेलमिंग डाटा, इतना एक्सट्रीम डाटा होता है तो पढ़ने वाला भी नहीं पढ़ सकता भाई। सीधी बात है, रिसर्च ये कहती है कि मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ इनकम स्टेटमेंट वाले पेज पे, SOCI वाले पेज पे जाके फिर हटा देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इतने ओवर डिस्क्लोजर भी बहुत खतरनाक हैं। तो अब जो ये चेंज आने वाला है ना, सब्सिडरीज विदाउट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये इस सब्सिडरी कंपनी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करेगा और उनको रिड्यूस्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देगा। तो पहला सवाल ये है कि कौन कौन सी सब्सिडरीज इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका स्कोप क्या है भाई। यहाँ देखें, सबसे पहली बात है जो ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा ना, ये सब्सिडरी कंपनी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अप्लाई होगा और अगर सब्सिडरी कंपनी खुद एक बाप है, यानी खुद एक पेरेंट है और अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रही है, तो उस पर भी अप्लाई हो सकता है, राइट। अब कंडीशंस क्या है, पहली बात आप खुद एक सब्सिडरी हो, नंबर 1। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट हैव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ऐसी सब्सिडरी जिसके ऊपर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ना हो। क्या होता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, समझाऊंगा अभी। नंबर 3 हैज एन अल्टीमेट पेरेंट हु प्रोड्यूसेस कंसोलिडेटेड अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू IFRS, यानी उसका जो ऊपर पेरेंट कंपनी हो ना वो लाजमी कंसोलिडेशन कर रही हो अकॉर्डिंग टू IFRS। तो अगर ये 3 कंडीशन मीट कर दी ना आपने एक साथ एक वक्त में, तो आप इस स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब आए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का पहला मतलब तो यह है कि आपके डेट, आपकी कंपनी के डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पब्लिकली ट्रेड हो रहे हो, यानी आप लिस्टेड हो, मोटी मोटी बात आप लिस्टेड हो। दूसरा एक और मतलब भी इसका निकलता है कि आपके पास कोई फिड्यूशरी ड्यूटी ना हो, यानी आप ऐसे एसेट्स होल्ड ना करते हो जिस पर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल बैंक, जैसे बैंक के पास पब्लिक का पैसा होता है तो बैंक भी इसमें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में आ जाती है। तो यूं समझ लो, मिसाल के तौर में मैं बोल रहा हूं, ना तो आप लिस्टेड एंटिटी हो ना कोई आप बैंक हो। मिसाल एक एग्जांपल में बैंक और इदारे भी हो सकते हैं, राइट। नाउ अब इस स्टैंडर्ड के आने के बाद क्या होगा कि सब्सिडरी कंपनी अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत रिड्यूस्ड डिस्क्लोजर देगी। तो बच्चे ने कहा कि यार अगर ये IAS ना आता तो इसका कोई और ऑल्टरनेटिव पहले से मौजूद था। हाँ मौजूद था, और वो था IFRS फॉर SME, यानी सब्सिडरी कंपनी अपने आप को ये चूज कर ले कि मैं IFRS फॉर SME अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन IFRS फॉर SME अप्लाई करने में क्या बुराई थी, बुराई सुने। IFRS फॉर SME अप्लाई करने से इस सब्सिडरी कंपनी की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन साथ साथ पूरी अकाउंटिंग पे भी इफेक्ट आता। यानी IFRS फॉर SME फिर फुल टाइम पैकेज है, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सबको हिट मारता है, आपके रिकग्निशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट क्राइटेरियाज को भी हिट मारता। तो अब जरा सोचें एक बात, पेरेंट कंपनी फुल IFRS अप्लाई कर रही है और सब्सिडरी कंपनी अप्लाई कर रही होती IFRS फॉर SME, तो अब इन दोनों को एडिंग टुगेदर करने में कितना अजाब हो जाता, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी जब IFRS फॉर SME अप्लाई कर रही होती तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी इफेक्टेड हो जाती। तो पेरेंट कंपनी को फिर एडिशनल काम करना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में अगर सब्सिडरी कंपनी SME वाला स्टैंडर्ड अप्लाई करी तो पेरेंट कंपनी का काम मजीद बढ़ जाता। लेकिन अब इस स्टैंडर्ड के आने के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस स्टैंडर्ड के आने के बाद आप सब्सिडरी कंपनी नॉर्मल IFRS तो अप्लाई करेगी, SME नहीं, नॉर्मल IFRS अप्लाई करेगी, लेकिन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा इस स्टैंडर्ड का। ये देखें, दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। नाउ बोर्ड की फाइंडिंग्स क्या है इसके बाद, यानी बोर्ड ने कहा कि इससे क्या क्या एडवांटेज होंगे और क्या क्या इसके वो फाइनल बोर्ड कमेंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सेव कॉस्ट फॉर प्रिपेयरर्स। बिल्कुल मैंने अभी बताया कि पेरेंट कंपनी को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट अब इनकर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सब्सिडरी IFRS भी अप्लाई कर रही है, यानी इन टर्म्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी उसकी कम है। तो एडिंग टुगेदर वाला काम भी आसान होगा और कोई प्रिपेयरर की कॉस्ट बचेगी। नंबर 2, मेंटेन यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल बाय जस्ट प्रोवाइडिंग रेलिवेंट डिस्क्लोजर। भाई मैंने आपसे पहले बोला कि अब दुनिया डिस्क्लोजर से थोड़ी तंग भी आ गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो भाई ये स्टैंडर्ड ऐसा डिज़ाइन होगा कि बस ये रेलेवेंट डिस्क्लोजर, काम के डिस्क्लोजर पे बात करेगा, बाकी सब आए बाएँ शाएँ हटा देगा। तो ये यूज़र्स के लिए भी बहुत रेलेवेंट होगा कि यूज़र्स को डायरेक्ट काम की चीज़ मिल जाएगी और एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल साइड लाइन हो जाएंगी, कट डाउन हो जाएंगी।
तीसरा पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ IFRS इन रिक्वायर्ड जुरिस्डिक्शन, यानी जिन कंट्रीज में IFRS अप्लाई हो रहे हैं ना, तो उन कंट्रीज में ऐसी सब्सिडरीज अपने ऊपर IFRS भी अप्लाई कर लेंगी और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस होगी, यानी उनका वर्क भी रिड्यूस हो गया और यानी कंप्लाइंस वाला मामला भी नहीं आएगा। एक आखिरी बात, जब ये स्टैंडर्ड आएगा ना फाइनली, अच्छा ये स्टैंडर्ड याद रखना, ये दोनों स्टैंडर्ड जो है ना 2027 से मैंडेटरी हो जाएंगे। तो जब ये स्टैंडर्ड आएगा ना तो IFRS 1 को भी ये हिट करेगा, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS को उसको भी हिट करेगा, क्योंकि अब और साथ साथ एक और चीज़ की भी हिट होगी कि भाई जब एक सब्सिडरी इस स्टैंडर्ड को अपना लेगी तो उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिड्यूस करने का मतलब उसके बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स वो अप्लाई कर रही होगी ना, उन सब पे रिड्यूस उसको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देनी होगी। तो उसको ओवरऑल सारे स्टैंडर्ड्स की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में उसको कमी पेश करनी पड़ेगी। आई होप आपने कुछ वैल्यू ली होगी इस वीडियो से। अगर आपको पसंद आई तो उसको ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।